You are watching E-Awaz TV, Voice of Community. जी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम में आप तमाम को खुश आमदीद कहना चाहते हैं। हम आरिफ़ा मुज़फ़्फ़र। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ जो शख्सियत शामिल हैं, जनाब लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम साहब मेरे साथ हैं। आप बुनियादी तौर पर फ़ौज से ही वाबस्ता हैं, केसेस की कार्रवाई करते थे। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में एक हक़ और सच का साथ दिया कि मिसिंग पर्सनस के हवाले से उन्होंने कहा मैं किसी गलत गवाही का या गलत केस का हिस्सा नहीं बनूँगा। बहुत सारी सोबतें भी बर्दाश्त की और सब वतन अज़ीज़ के लिए कभी भी वतन को छोड़ के नहीं गए। उसी मुल्क में रहते हुए अब उन तमाम लोगों के केसेस को भी डील कर रहे हैं। जैसे मिसिंग पर्सनस के अगर आप हवाले से बात कर लें, बलूचिस्तान के तमाम नंबर, एग्जैक्ट नंबर्स आपके पास मौजूद हैं और आप इन केसेस को लगातार फ़ाइट भी कर रहे हैं। मैं बल्कि पूरी दुनिया में लोगों को कहना चाहती हूँ कि अगर पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं तो आप इन लोगों से रब्ता करें, सपोर्ट करें, क्योंकि अदालतों के केसेस के लिहाज से, कार्रवाइयों के लिहाज से एवरीथिंग कॉस्ट। तो बहरहाल मुझे कर्नल साहब ने नहीं कहा, ये मैं अपने तौर पे महसूस करती हूँ कि वो लोग जो वतन के अंदर हैं और एक सही काम की, और वो लोग जिनकी कोई आवाज़ नहीं है उनकी पैरवी कर रहे हैं। मैं एक चीज़ बल्कि देख रही थी कि आज भी आर्मी एक्ट के लिहाज से इन्हीं की कर्नल साहब ने ये एक स्टेटमेंट दी थी कि डिफेंडर्स ऑफ द मदर लैंड दे आर डिफेंसलेस अदालतों के बीच में बाज़ औक़ात। उस हवाले से कर्नल साहब दामे दरमे सुखने हर लिहाज से काम कर रहे हैं। मुझे और आपको यकीनन उनके साथ खड़ा ज़रूर होना चाहिए। कर्नल साहब, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ आज के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरे नाज़रीन को भी मेरा सलाम पहुँचे, वो जहाँ भी हैं खुश रहें और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं करते रहें। अल्लाह इस वतन को शाद और आबाद रखे। आमीन सुमा आमीन। और वाकई वो मुजाहिदीन जो वतन के अंदर रहते हुए वतन की कॉज के लिए, वो लोग जिनकी कोई आवाज़ नहीं है, उनकी आवाज़ बन रहे हैं और इसमें क्रेडिट आपको ज़रूर जाता है। सर, मैं इस वक्त पाकिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल, आज ही एक बहुत बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बहुत रिनाउंड सियासतदान भी हैं, सेनेटर भी रहे, तो उनके हवाले से ही मेरे से बात हो रही थी तो पता चला कि जो कुछ मुझे नज़र आ रहा है बिहाइंड द सीन, तो उससे भी बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा है। मैं सर आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस वक्त थोड़ी सी मेरी उम्मीद हुई है चीफ जस्टिस ऑफ हमारे जो जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के आने के बाद, जो कुछ मुझे नज़र आता है कि लोग बाज़ चीज़ों को पर्सनल लेवल के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि वो लोग जिन्होंने उनके साथ ज़्यादती भी की थी कानून की तक रसाई में और उन चीज़ों में, वो उनकी भी आवाज़ सुनना चाहते हैं या कानून के मुताबिक काम करना चाहते हैं। जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आने के बाद आपको कोई तब्दीली नज़र आ रही है या क्या महसूस करते हैं आप? जी, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए काजी साहब का चीफ जस्टिस बन जाना एक मुआजिज़े से कम नहीं है। जिस तरीके से उनके खिलाफ एक पूरी मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई और जिस तरीके से उनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी अता की, उनने पूरी इस्तकामत का मुज़ाहरा किया और वो पहले दिन से ही आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के कायल हैं, और यही वो वजह थी जिसकी वजह से उनको रोकने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन अल्लाह ताला ने कामयाब किया। उन पे बड़े इल्ज़ामात लगाए गए, जबकि काजी साहब ने अपने जवाब में सुप्रीम कोर्ट में ये बताया, बल्कि वो काजी साहब वाहिद जज हैं जिन्होंने कहा था कि मेरे खिलाफ जो प्रोसीडिंग है वो ऑन एयर की जाए, लोग देखें कि मैं क्या जवाब दे रहा हूँ, इस पर क्या इल्ज़ाम है। उन्होंने जज बनने से पहले उन्हें बताया कि मैं जज बनने से पहले मेरी जो लीगल फॉर्म थी वो 2 करोड़ रुपए इनकम टैक्स अदा करती थी, विच वाज द हाईएस्ट इन पाकिस्तान। तो अब तो मेरी साल की तनख्वाह भी मेरे इनकम टैक्स से कम है, तो मुझे क्या जरूरत थी कि इस तरह से। और उन्होंने कहा जो 2 फ्लैट मेरे बच्चों ने वहां खरीदे हुए हैं जिसमें वो रह रहे हैं, उसका पैसा मैंने भेजा हुआ है और थ्रू प्रॉपर चैनल को भेजा हुआ है, और दोनों बैरिस्टर हैं वहां पर। तो अल्लाह ने उनको सुरखरू किया और अल्टीमेटली वो केस ना गलत साबित हुआ। और इमरान खान साहब ने भी बाद में माजरत की कि ये मेरी गलती थी, क्योंकि उन्होंने कहा जी मुझे तो कहीं से रेफरेंस आया था और मैंने फिर रेफरेंस जाहिर कर दी। और इस पर भी मैं पहले लब कुशाई कर चुका हूँ कि जब मुझे उठाया गया तो उससे पहले बाजवा साहब ने मुझसे रब्ता किया एक जनरल साहब के हवाले से कि आप इनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर करें, इनके भी और जस्टिस गुलजार साहब के खिलाफ भी, क्योंकि उन दोनों गुलजार साहब ने कराची के अंदर जो मैरिजेस हॉल थे या आर्मी बेशुमार जगह पे
गैर कानूनी तामीरात की ईंटों को गिराने का आर्डर उन्होंने दिया हुआ था। तो जब उन्होंने कहा जी काई साहब के खिलाफ भी हम दायर करना चाहते हैं, तो मैंने उन्हें कहा आप पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं? इस वक्त एक ही तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के एडवोकेट हैं, आप जज हैं बलूचिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में, आप उनको निकालना चाहते हैं। आप अभी तक तो अकबर मुफ्ती वाला सदमा भी बर्दाश्त नहीं कर सके। अकबर मुफ्ती की शहादत के बाद बलूचिस्तान में 8,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तो मैंने कहा अभी आप नया तजर्बा करना चाहते हैं, ये खबरदार ऐसा काम न कीजिए। तो अल्लाह ताला ने उनको सुरखरू किया और आज वो चीफ जस्टिस हैं। और जो सबसे बड़ी तब्दीली जो मैंने देखी है वो मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ कि पहले हम जब भी कोई पिटीशन दायर करते थे सुप्रीम कोर्ट में, तो उसका हमें सुराग ही नहीं मिलता था कि उसका क्या हुआ, उसका बना क्या, उसको 3-3 साल तक नहीं पता लगती थी। मैंने एक पिटीशन दायर की हुई है, जैसे आपने कहा आर्मी एक्ट में तरमीम होनी चाहिए। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है और ये इंडिया की जजमेंट है कि डिफेंडर्स ऑफ मदरलैंड आर विदाउट डिफेंस। हुआ ये कि पाकिस्तान में अयूब खान ने आईन के अंदर ही लिख दिया कि कोई आर्मी का आदमी अदालत से रजू ही नहीं कर सकता, तो उनको उन्होंने गुलाम बना लिया। अयूब खान चले गए, फिर 73 का आइन आया, उसके बारे में भी यही है कि 73 का आइन जब पास होने लगा तो उस वक्त भी हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने चाहा कि वो जो अयूब खान के आइन जो 62 में जो दिया हुआ है कि आर्मी का कोई आदमी अदालत से रजू नहीं कर सकता, वो भी इसमें डाला जाए। और उस पे कहते हैं कि महमूद अली कसूरी साहब मुस्ताफी हो गए, उन्होंने कहा ये मैं आइन में नहीं डालने दूंगा, लेकिन वो आइन में आ गया और कसूरी साहब मुस्ताफी होकर चले गए। महमूद कसूरी साहब वो आइनी कमेटी के सरबराह थे, और जिसकी वजह से आर्मी के लोग अदालत से रजू ही नहीं कर सकते थे। उनको जब चाहते उठा के बाहर फेंक देते, तो वो बोल ही नहीं सकते थे, उनके पास कोई राइट ही नहीं था बात करने का। बात करते तो निकाल दिए जाते। ये तो फिर हमने बड़ी इस पे एफर्ट की कि ये 199(3) and 5 जो आइन के अंदर एक बार है उसको खत्म किया जाए। तो 18वीं तरमीम के दौरान रजा रबानी साहब ने फिर इस पे बड़ी बहस हुई और अल्टीमेटली हमने एक रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट को दी और उसके बाद आर्टिकल 10A मुतारफ कराया गया फॉर दी civil liberties of every person. Due process of law and right of fair trial is guaranteed by the Constitution. अब हम अदालतों में इसी राइट के तहत जाते हैं कि हमारे साथ ड्यू प्रोसेस ही नहीं हुआ, हमारे साथ हमें फेयर ट्रायल ही नहीं दिया गया। तो ये वो कवानीन है, मैं समझता हूँ ब्रेक थ्रू है। तो मैंने एक पिटीशन दायर की कि आर्मी के लोगों को भी इंडिपेंडेंट जुडिशियल राइट दिया जाए, एक जुडिशियल फोरम बनाया जाए जहाँ पे उनकी अपीलें सुनी जाए। आर्मी के पास ये राइट होना चाहिए कि आर्मी अपने लोगों को खुद ट्रायल करे, ये मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन के लिए जरूरी है। कमांडिंग ऑफिसर के जो भी फॉर्मेशन कमांडर है, ही हैज द राइट टू कन्वीन द कोर्ट मार्शल, लेकिन उसके फैसले के खिलाफ अपील जो है वो इंडिपेंडेंट फोरम सुने। इस वक्त दुनिया में जितने डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं सब के अंदर इंडिपेंडेंट कोर्ट्स ऑफ अपील बनी हुई है, उसके अंदर रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट उसके मेंबर्स होते हैं, आर्मी के फैसलों के खिलाफ वो अपीलें सुनते हैं। इंडिया में भी पहले इंडिया में ये नहीं था, इंडिया में भी लोग रिट दायर करते थे, हाई कोर्ट में जाते थे और अलो था उनके आइन के अंदर कि आप हाई कोर्ट में आ सकते हैं। तो उनके वन ऑफ द चीफ जस्टिस ने 2007 में कहा कि यार 4,000 पिटीशन वहां दायर हो चुकी थी। उन्होंने कहा यार इतने लोग आए हुए हैं, ये बेचारे सारा दिन इंतजार करते हैं, इनके केस की बारी नहीं आती। उन्होंने ये तारीखी जुमला लिखा कि डिफेंडर्स ऑफ द मदरलैंड आर विदाउट डिफेंस। उन्होंने डायरेक्शन दी गवर्नमेंट को कि आप इनके लिए अलग जुडिशियल फोरम बनाएं और इंडिया के अंदर 5-6 ट्रिब्यूनल कायम कर दें जहाँ कोई भी सिपाही से लेकर अफसर तक वो जाए और अपने राइट के लिए वो पहुंचे और उसकी हियरिंग होनी चाहिए। या वो ट्रिब्यूनल और कोई काम ही नहीं करेगा, सिर्फ आर्मी के केस सुनेगा, तो उन पर बर्डन भी नहीं होगा, इनको भी वक्त पे इंसाफ मिलेगा। और इसको देखा देखी, क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई और ये ब्रिटिश आर्मी और अलाइड आर्मी वापस गई, तो उन्होंने भी अपने मुल्कों के अंदर ये जुडिशियल रिफॉर्म कराई और वहाँ कोर्ट ऑफ अपील बन गई। इंडिया में भी फंक्शन है 2007 से कर रही। तो इसके ऊपर मैंने भी एक पिटीशन दायर की सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल फोरम बनाया जाए, क्योंकि इंडिया ने ये लिखा था, इंडिया के कुछ जज ने, जब आर्मी ने कहा कि हम अपनी एक राइट ऑफ अपील बना लेते हैं, कोर्ट ऑफ अपील आर्मी की, एक फैसला होगा वो सुन लिया करेंगे। तो उस पर उसने कहा कि मिलिट्री के फैसले के खिलाफ आर्मी कोर्ट ऑफ अपील में जाना, वो भी आर्मी चीफ ही जिसको बनाते हैं, वो तो उन्होंने कहा बिल्कुल इसी तरह है अपील अगेंस्ट अ सीजर बिफोर अ सीजर वाइफ, कि सीजर के खिलाफ अपील उसकी अहलिया के पास आप दायर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा मेक इंडिपेंडेंट फोरम, क्योंकि आर्मी चीफ जब सजा एक अफसर को जब फौज से निकालना होता है तो उसकी रिकमेंडेशन आर्मी चीफ देते हैं। उन्होंने कहा अगर आर्मी चीफ ने रिकमेंड किया उसको निकालने का, वो अपील दायर करते हैं कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ,
تو آرمی چیف ہی کورٹ آف اپیل بناتے ہیں، جو کہ میجر جنرل اس کا انچارج ہوتا ہے، یہ لیفٹیننٹ جنرل، وہ ان کے ماتحت ہوتا ہے. تو وہ کیسی اپیل سنے گا اس فیصلے کے خلاف جس کو آرمی چیف نے انڈورس کیا ہوا ہے؟ وہ مشرف صاحب نے اور بھی احتیاط کی، کیونکہ میں اس کورٹ آف اپیل کا ممبر رہ چکا تھا. ایک آدمی کو غلط افسر کو نکالا گیا تو اس نے اپیل دائر کی. آئی گیو این اوپینین کہ اس کا ریموول از انکریکٹ، اس کو بحال کیا جائے. تو آرمی کی طرف سے ایک میسج ہمیں وہاں دیا گیا جو جیک کی طرف سے آیا کہ کوئی بھی، یہ فیصل لیٹر ایک تھا کہ جناب کوئی بھی آدمی جس کو آپ بحال کرنا چاہتے ہیں، کورٹ آف اپیل اگر بحال کرنا چاہتی ہے، جس کو آرمی چیف نے اس کی سزا کنفرم کی ہوئی ہے، تو بحال کرنے سے پہلے آرمی چیف سے کنفرنس لی جائے، پوچھا جائے جی ہم بحال کر سکتے ہیں. میں نے کہا یار یہ کون سا مذاق ہے. میں نے اس جنرل صاحب کو کہا کہ یو آر انڈر اوتھ، آپ اوتھ آپ نے اٹھائی ہوئی ہے. جنرل مشرف صاحب نے کوئی حلف نہیں اٹھائے ہوئے ہیں، وہ تو نکال چکے ہیں اس افسر کو. آپ انڈیپینڈنٹ فیصلہ کریں. الحمدللہ نے انڈیپینڈنٹ فیصلہ کیا، افسر بحال ہو گیا. لیکن میں بین ہو گیا اس کے بعد. انہوں نے کہا جی آپ کو کسی کورٹ آف اپیل میں ہم نے بھیجنا ہی نہیں، آپ نے اتنے بڑے آرڈر کو وائلیٹ کروا دیے. تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ میں نے سپریم کورٹ میں ایک اپیل دائر کی کہ ہمارا ایک سیپریٹ کورٹ آف اپیل ہونی چاہیے. اس میں نے بے شمار چیزیں لکھی کہ کس طرح انجسٹس ہوتا ہے آرمی کے اندر. یا ہم جب ہائی کورٹ میں آتے ہیں تو وہاں 20 سال لگ جاتے ہیں. تو ثاقب نثار صاحب نے چیمبر میں سماعت کی اور انہوں نے کہا بھائی ہم آلریڈی سن رہے ہیں، ہم کب آپ کو ہم نے ڈینائی کی ہے. ایوری پرسن جو آرمی کا اس کے ساتھ جب کوئی ناانصافی ہو جائے تو وہ آ جائے کورٹ میں. میں نے کہا سر وہ جب آپ کے پاس آتا ہے تو 20 سال بعد اس کو انصاف ملتا ہے، یا وہ فوت ہو جاتا ہے کسٹڈی کے اندر ڈیسیژن ہی نہیں ہوتا. آپ انڈیپینڈنٹ فورم بنائیں جہاں وہ لوگ آئیں اور ان کو 15 دن، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے میں فیصلہ ہو جائے. اور ویسے بھی سپریم کورٹ کی یہ پالیسی ہے کہ سروس میٹرز جو ہیں وہ 30 ڈیز میں ڈیسائیڈ ہونے چاہیے. میں کہ سر یہاں تو 30 سال میں بھی آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. لیکن انہوں نے میری وہ اپلیکیشن مسترد کر دی اور کہا جی کوئی سیپریٹ فورم بنانے کی ضرورت نہیں. اب جب چیف جسٹس اپنے چیمبر میں کسی درخواست کو ڈسمس کرتا ہے تو اس کے خلاف پھر اپیل 3 ججز سنتے ہیں. میں نے اس کے خلاف اپیل دائر کی. ثاقب نثار صاحب بھی ریٹائر ہو گئے، خوسر صاحب بھی ریٹائر ہو گئے، عمر عطا بندیال صاحب بھی ریٹائر ہو گئے. آج تک میری وہ پٹیشن کسی نے نہیں لگائی. اس میں میں نے کئی بار، جسٹس گلزار بھی ریٹائر ہو گئے، اس میں میں نے کئی بار ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن بھی دی کہ جناب اس کو سنا جائے. بعد میں رجسٹرار سے ملا تو انہوں نے گندیال صاحب کا زمانہ، انہوں نے کہا جی وہ آپ کی پٹیشن ہی میں نہیں لگی. میں نے کہا میں نے 7 کاپیاں جمع کرائی، کیونکہ اس وقت یہ قانون تھا کہ آپ اپیل جمع کرا دیتے تھے، کوئی رسید آپ کو نہیں دیتے تھے. یو آر ایٹ دی مرسی آف سپریم کورٹ. بعد میں وہ کیس ہی نہیں ہوتا تھا. اب یہ ہوا کہ اب میں نے ایک پٹیشن دائر کی ملٹری کورٹس میں. عمران خان صاحب کے زمانے میں 29 لوگوں کو سزائیں سنائیں، جس میں 3 کو سزائے موت سنا دی گئی. ان کو وکیل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، ان کی فیملی کو بھی نہیں پتا تھا. باقیوں کو 13 سے 15 سال 20 سال سزا ہر ایک کو بغیر کسی کاؤنسل کے. اور خان صاحب، کیونکہ خان صاحب اور فیض حمید اور باجوہ صاحب ایک ہی پیج پہ تھے، اور آئی ایس آئی کے پاس اس وقت بھی گرفتاری کا اختیار نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے. وہ گرفتار کرتے تھے، اغوا بندے کیے اور خفیہ ٹرائل کیے. وہ الحمدللہ ہم نے ہائی کورٹ میں رٹ دائر کر کے عمل درآمد اس پہ رکوا دیا. تو وہ سارے کیسز لے کے میں سپریم کورٹ میں آ گیا کہ میں سپریم کورٹ اس کو سنوں. تو بندیال صاحب نے 2 مہینے اس فائل کو پاس رکھا، اور بیک ڈیٹ میں جب وہ ریٹائر ہو گئے تو اس کے بعد وہ فائل مجھے مل گئی. انہوں نے کہا جی آپ اس قانون کے تحت سپریم کورٹ سے ریویو کر سکتے ہیں. اس میں میرے 2 کوشچن ریز کیے تھے کہ یہ بتایا جائے کہ کیا سویلین کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت ہو سکتا ہے. یہ میرا کوشچن ہے. میرے خیال میں تو آرمی ایکٹ پورے میں جس کی 2 کلو کا وزن ہے اس کتاب کا، اس کے اندر کہیں لکھا ہی نہیں ہوا کہ سویلین کین بی اریسٹڈ بائی دی آرمی. ٹرائل ہونا تو دور کی بات ہے. یہ ٹرائل والا شوشہ جو تھا یہ ایوب خان نے چھوڑا. انہوں نے یہ کیا کہ جب وہ 65 کی جنگ ہار گئے تاشقند کے اندر تو ان کے خلاف ایک ملک میں رائزنگ شروع ہو گئی. انہوں نے 1967 میں آرمی ایکٹ میں ایک امینڈمنٹ کر دی، راتوں رات گائیڈنس جاری کیا کہ آرمی کین کنڈکٹ ٹرائل آف سویلینز جو لوگوں کو بغاوت پر اکسا رہے ہیں. وہ خود تو کسی کا ٹرائل نہ کر سکے، ان کو تو جانا پڑا، لیکن وہ کلاس رہ گئی اس کے اندر. یہی وہ وجہ ہے، یہ جو امینڈمنٹ ہے 21D والی، یہ وجہ ہے کہ لوگ لاپتہ ہوتے ہیں. لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، حالانکہ اس میں ان کو پاس اٹھانے کا اختیار بھی نہیں. پھر لوگوں کا ٹرائل کر لیا جاتا ہے. تو میں نے اس میں پھر اس کے خلاف میں نے جب بندیال صاحب نے مجھے واپس بھیجا کہ جی آپ نے تو کوئی کوشچن نہیں اٹھایا اور آپ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں کیسے آ گئے، اس کے خلاف میں نے پھر اپیل دائر کی سپریم کورٹ میں، جس میں نے یہ نقطہ اٹھایا کہ یہ اہم کوشچن ہے جو پچھلے 17 سال سے کسی نے جواب ہی نہیں دیا. جب سے وہ امینڈمنٹ ہوئی ہے سپریم کورٹ نے کلیئر ڈیسیژن دینا ہے کہ کیا سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے. کس طرح ہوگا جب اس کے اندر پروویژن ہی کوئی نہیں دی
आर्मी एक्ट तो बने ही फौजियों के लिए, सिविलियन का उसके साथ क्या ताल्लुक है? और आर्मी एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट उसके अंदर लिखा हुआ है, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ आर्मी एक्ट इज टू मेंटेन डिसिप्लिन। तो ये डिसिप्लिन एक सिविलियन पे आप कैसे फोर्स कर सकते हैं? और वैसे भी अगर आर्मी सिविलियन के ट्रायल करेगी तो क्या नतीजा निकलेगा? सिविल और मिलिट्री रिलेशन तबाह हो जाएंगे। और अगर सही। किसी मुल्क में सिविल और रिलेशन तबाह हो जाएं, जब स्पेन हो जाए, तो वो आर्मी तो स्टैंड ही नहीं कर सकती। आर्मी स्टैंड करती है अगर अवाम उसके पीछे खड़ी है। इसलिए दुनिया में किसी भी जगह आर्मी को इख्तियार नहीं दिया गया कि वो ट्रायल करे। हाँ, आर्मी सिर्फ उस सूरत में ट्रायल कर सकती है कि इलाका आर्मी फतह करे और जो कंकर्ड एरिया है वहां वो आर्मी जब कब्जा कर लेती है तो वहां आर्मी अपने लाज इंट्रोड्यूस कराती है उस इलाके में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, कोई बगावत ना करे, हमला ना करे। हम तो इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, या तो तय कर लें कि हमने कब्जा किया हुआ, हम ट्रायल करना चाहते हैं तो करें फिर। लेकिन जब पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है, उसके अंदर एक आइन मौजूद है, उसके अंदर कवानीन मौजूद है, उसके अंदर अदालतें काम कर रही हैं, तो आप कैसे ट्रायल कर सकते हैं? तो वो देखिए, आप और इस पे दूसरी सर बात, फाइट, मुझे यकीन है कि फाइट करेंगे, और आप की मौजूदगी बहुत सारे सवालात दिल चाहता है कि आपसे जवाब लें। मैं दो एक चीज़ें, एक तो एक और जी एक और अहम बात बताऊं, उसके अंदर मैंने ये भी लिखा कि जनाब बंदियाल साहब, आप उस वक्त जब मेरी पिटीशन आपने वापस भेजी, उस वक्त 5 पिटीशन आप सुन रहे थे। इमरान खान साहब की पिटीशन थी, बाकी भी सुन रहे थे सिविलियन के ट्रायल की। मैंने कहा वो तो आप सुन रहे हैं बाकायदगी के साथ, ये आपने नहीं सुनी। उनका तो भी ट्रायल ही नहीं हुआ जिनके बारे जिनके केस आप सुन रहे हैं, और मैं तो उनके केसेस लाऊं जिनको आर्मी सजा दे, डेथ पेनल्टी दे चुकी है, वो डेथ सेलों में पड़े। मेरा केस तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, वो भी ठीक है, लेकिन आप मुझे तो सुने। लेकिन गालमन वो इमरान खान साहब को कोई नोटिस नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सुना ही नहीं। मगर सर तो अभी आर्टिकल अभी तो 20 काजी फायज ईसा साहब के आने के बाद तो बड़ा मुझे ये पॉजिटिव नज़र आ रहा है कि जब भी आप पिटीशन दायर करते हैं तो आपको लिंक दे दिया जाता है। आप ही ने बताया था कि मैंने जैसी पिटीशन दायर की, मुझे उन्होंने रिसीप्ट दी, और साथ ही मैं घर पहुंचा तो वहां से मैसेज आ गया कि ये लिंक है आपकी पिटीशन का, और इसी तो पे आप बहुत बड़ा फॉलो चेंज करेंगे। है, बड़ा पॉजिटिव चेंज आया है। ये बहुत बड़ा है। इट वाज नेवर। पिछली 70 साल से लोग रुल रहे हैं, अपनी पिटीशनें ढूंढ रहे हैं। एक आम आदमी सुप्रीम कोर्ट में जा ही नहीं सकता, वो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे है। वो आप जाते हैं तो गेट वाले रोक लेते हैं कि आपका केस लगा हुआ है, तो बताएं किधर है केस का नंबर ही नहीं होता उसके पास। अब तो मेरे पास मेरे मोबाइल में नंबर है, आई कैन गो देयर, आई कैन सेंड अ मैसेज एंड आई विल गेट द रिप्लाई। ये काजी साहब का पहला काम है। अच्छा सर, और अभी भी उन्होंने कहा है कि जमाना गुजर गया कि चीफ जस्टिस मर्जी से केस लगाता था। आई एम नॉट अ डिक्टेटर। आप केस को दायर करें। और दूसरा एक और बहुत बड़ा काम गलत हो रहा था कि हमें सैटरडे वाले दिन पता लगता था कि मंडे को केस है। सैटरडे संडे मेरे ऑफिस में अगर छुट्टी है तो मैं तो मंडे को बगैर तैयारी के आऊंगा। भाई साहब ने कहा कि हमारे पास 1 दर्जन रजिस्ट्रार हैं, ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी 1 महीने की काज लिस्ट जारी करें, हर काउंसिल को पता हो कि इस महीने की किस तारीख को मेरा केस है, वो तैयारी करके आए, पहले आप उसको बताएं। और अगर वो उस तारीख को नहीं आ सकता, उसकी कोई वजह है, तो वो खुद आकर इधर इतला दे कि मेरी फलां तारीख को डेट हटा दी जाए, हमको और केस लेकर आ जाएंगे। ये ना हो कि हम तैयारी करके कहें और कौंसल आकर कहे मैं तो तैयार नहीं, होने का ये मैं इजाजत नहीं दूंगा। नो केस विल बी पोस्टपोन। ये बहुत बड़ी चेंज है, मैं समझता हूँ। सर एक और ये भी बहुत बड़ी चेंज है कि ओपन कैमरा जो है उन्होंने, कि यानी कोई इबहम ना रहे, हर एक को पता चले क्या दलाइल दिए गए, जज ने क्या कहा। ये भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा फैसला। बिल्कुल, इंडिया के अंदर ओपन कोर्ट्स होती हैं, लोग देखते हैं कि जजेस का क्या कंडक्ट है, वो कला क्या तैयारी करके गए, वो कला की वर्क भी पता लगती है लोगों को। अब एक और अहम काम जो उन्होंने किया ना काई साहब ने आते ही, वो 21 सितंबर को 2023 को एक सर्कुलर उन्होंने जारी किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, वो कला ने भी इसका नोटिस लिया है, मैं बाकी वो कला को भी इससे याद दिलाने कर चाहता हूँ। इसके अंदर उन्होंने कहा, तमाम हाई कोर्ट्स को उन्होंने लिखा है कि तमाम कोर्ट्स के अंदर वो डिसीजन जो वेरियंस हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ डिसीजन हैं, एक और ओपिनियन दी हुई है, किसी जज ने और ओपिनियन दी हुई है, उन्होंने कहा वो तमाम डिसीजन इकट्ठे किए जाएं और हम उन तमाम फैसलों का जायजा लेके एक तमाम फैसलों को स्ट्रीमलाइन करेंगे, ताकि एक डाइकाटमी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में ना आए और अदालतों में कोई डाइकाटमी ना हो। ये इसकी बहुत बड़ी जरूरत थी। उसकी वजह यह है कि इस वक्त हमारे यहाँ जज साहबान अपनी मर्जी से फैसले करते हैं। हर चीज के ऊपर जजेस का 3 व्यूज हैं। कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है कि आपका ये व्यू आपने किधर से ले लिया भाई, क्योंकि मैं आपको फेवर देना चाहता हूं तो मैंने नया कानून बना लिया, उसमें से मैंने रास्ता निकाल ली, और मैंने किसी पिछले फैसले का भी ख्याल नहीं किया, जिसका नतीजा ये है कि वकला के पास
हर मुकदमे के ऊपर 4-4, 5-5 जजमेंट्स हैं, कुछ फेवर और कुछ खिलाफ, और जाहिर आप जज साहब की मर्जी है। और ये वो वजह है जिसकी वजह से करप्शन होती है कि आप जज साहब को कह देते हैं कि ये डिसीजन आप इस तरह फैसला दें, और यही वो करप्शन की इब्तदा है कि आपने इतना खुला छोड़ा हुआ है कि जिधर मर्जी फैसला दे दें, एक जजमेंट लिखेंगे ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ये दुनिया में कहीं भी नहीं होता, ये जुम्मा बाजार जो हमारे यहाँ है। You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.